हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आपने मेरा लास्ट व्लॉग तो देखा ही होगा, हमने पैरासेलिंग करने गए थे। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और साथ ही में पाइनएप्पल थीम पार्क में भी गए थे क्लूब के थ्रू, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा होगा तो यहाँ पे लिंक मैंने दिया है, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो आपको पता होगा जापान में मोर देन 14,000 आइलैंड है, उसमें से 5-6 जो आइलैंड है वो काफ़ी बड़े और मेजर है, जहाँ पे ज़्यादातर जापानीज लोग रहते हैं। तो हम ओकिनावा में आए हैं। ओकिनावा इज ऑल्सो वन ऑफ द आइलैंड है जापान में, और उसमें भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड है। तो अभी हम आए हैं कोरी आइलैंड। और मोस्ट ऑफ द आइलैंड में ऐसा होता है कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड अगर आपको जाना है तो क्या होता है, बोट होती है या फेरी होती है। और ये जो आइलैंड है ना, मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये ब्रिज है, पूरा ब्रिज बना हुआ है। तो वो साइड एक आइलैंड है और ये साइड एक छोटा सा आइलैंड है। ब्रिज से आए हैं हम यहाँ पे। तो जापान तो आपको पता है टेक्नोलॉजी के मामले में पूरा आगे, तो यहाँ पे ऐसे होता है, आइलैंड को ऐसे ब्रिज से जोड़ देते हैं। अब मैं तो वैसे 9 to 5 वर्क करता हूँ, काम करता हूँ, साथ ही में आई लाइक ट्रैवलिंग। तो मेरा ऐसा फंडा है लाइफ में कि भाई काम भी करो, साथ में ट्रैवलिंग भी करो। और ट्रैवलिंग ऐसा करो कि आपका जो काम है वो भी चलता रहे और लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट भी बना रहे। तो मैं बीच बीच में ट्रैवलिंग छोटा मोटा करते रहता हूँ, जापान में भी और बाहर कंट्रीज़ में भी। तो आप भी अगर ट्रैवलिंग के शौकीन हो, जापान में ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर बाहर कंट्री में भी ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हो, स्पेशली अगर आप जापान में ट्रैवल कर रहे हो, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप क्लूब के थ्रू बुकिंग कर सकते हो एक्टिविटी के लिए। तो उनका वेबसाइट भी है, ऐप भी है, जहाँ पर आप बस जापान डाल दो या फिर जो भी सिटी है जहाँ पर आपको ट्रैवलिंग करना है उसका लोकेशन डाल दो, और जितने भी एक्टिविटी है सब वहाँ पर आ जाएंगे। प्राइस दिए रहेंगे, आपको बस बुक करना है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल पे आ जाएगी। और जैसे कि आज हम यहाँ पर इतना इजीली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आइलैंड पे आए हैं, हमारे पास में ना गाड़ी है ना कुछ है, बट स्टिल वी आर ट्रैवलिंग ऑल द ओकिनावा थ्रू क्लूब। तो आप भी बुक कर सकते हो और आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको आपके एक्टिविटी पे डिस्काउंट भी मिलेगा और आपकी ट्रिप बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव होगी। आप 9 to 5 में हो या पढ़ाई कर रहे हो या आपके लाइफ में जो भी आप अभी काम कर रहे हो, उसके अलावा आपने थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। ट्रैवलिंग से होगा ऐसा ना कि आपके लाइफ में जितने भी स्ट्रेस होगा, इट डजंट मैटर, स्ट्रेस तो सबके लाइफ में होता है, बट जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो वो जो स्ट्रेस होता है ट्रैवल, जैसे अब ये जगह पर मैं भी आया हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद में ना तो एक सुकून सा मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव लाइफ में आता है। अब यहाँ पर देख रहा हूँ अलग अलग देश के लोग, यहाँ पर जापानीज तो है ही है, बट और भी देश के कोरियन, चाइनीज़ और भी लोग यहाँ पर है। तो वो ऐसा ही उनका इमेज होता है कि भाई ट्रैवलिंग करो और लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती है वो आप एक्सप्लोर करो। फैमिली आई अपने छोटे से बच्चे को लेकर। छोटे से आइलैंड पे ना ऊपर लोग भी रहते हैं, पहाड़ी के ऊपर। ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है इस आइलैंड का, बहुत कम लोग रहते हैं यहाँ पर। और यूजुअली लोग यहाँ पर अपने प्राइवेट कार से आते हैं या फिर ट्रैवल करके आते हैं कोई कंपनी से। जैसे कि हम आज क्लूब के थ्रू आए हैं। हाँ, ये वाला है हमारा बस, तो ये हमारा क्लूब का बस है। हाँ, तो ये हमने बुक किया था पूरा 1 डे के लिए। तो जितने भी ट्रैवल डेस्टिनेशन है 1 डे में, यानी ऑलमोस्ट 8 आवर्स हम इस बस में ही रहने वाले हैं। और ये हमको इस ओकिनावा में जो भी लाइक इंटरेस्टिंग प्लेसेस है वहाँ पर हमको ले जाएंगे। तो अभी हमारा अराइवल टाइम, मैंने हमको टाइम दिया था लाइक 30 मिनट्स, 11:45 को हमें फिर से रिटर्न आना है। और अभी ऑलमोस्ट कितने बचे, 2 मिनट। वाह, अभी हमको दिया है इन्होंने ओकिनावा चुराओमी एक्वेरियम, यहाँ पर जाने वाला है। भाई साहब, ये वेल देख लो कितनी बड़ी है, ये देखने वाले हैं। अभी आ गए दोस्तों हम एग्जैक्टली ओशन के पास में। यहाँ पर पूरा ये ओशन है और जो एक्वेरियम है दोस्तों, ये अंडर वाटर बना के रखा है उन्होंने। मुझे लगा था कि भाई ऊपर होगा, बट नहीं, ये एक्वेरियम ओशन के अंदर ही है। यानी जितने भी यहाँ पर जो वेल फिश और जो भी लाइक फिश वगैरह रहेगी वो सारी इन्होंने ऐसे अंडर वाटर बना के रखी है। बट जापान में जो एक्वेरियम है ना, वो नेक्स्ट लेवल के है। तो मैं आई थिंक बहुत साल पहले योकोहामा के एक्वेरियम गया था, वो भी काफ़ी अच्छा था, बट इतना बड़ा नहीं था। बट दिस इज़ द, आप बोल सकते हो कि दुनिया का सबसे लाइक टॉप के जो एक्वेरियम है उसमें ये एक्वेरियम आता है। और इस एक्वेरियम की खासियत ये है ना कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा लंबा वेल शार्क है, और वो देखने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो ये साइड है दोस्तों समंदर, देख रहे हो आप। अभी हम अंडरग्राउंड जाने वाले हैं, क्योंकि देखो ओशन इन्होंने एक्वेरियम में ऐसा बनाया है कि ओशन के अंदर, यानी अलग से इन्होंने कुछ ये नहीं किया, बस उन्होंने ओशन को ही यूज़ किया है एक्वेरियम बनाने के लिए। तो अभी हम जाने वाले हैं इसके अंडरग्राउंड में। तो ये दोस्तों हमारा एक्वेरियम का एंट्री टिकट, और एंट्री टिकट भी देखो ना इन्होंने कितना क्यूट सा बनाया है। तो जस्ट अंदर हमने दोस्तों एंट्री कर ली है एक्वेरियम में, और अंदर आते ही यहाँ पर एक कांच लगा हुआ है और इसके अंदर यू विल सी थाउजेंड्स ऑफ फिश। वाव,
यहाँ पर दोस्तों ये है लॉन्गेस्ट व्हेल शार्क, बहुत ह्यूज है। और देख लो यहाँ पर रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पर नीचे खाना भी खा सकते हो। देखते अगर टाइम मिला तो हम यहाँ पर बैठ के उनका खाना होने के बाद में जाते हैं नीचे, करते हैं लंच विथ शार्क। ये लग रहा है कि मुझे एक मूवी थिएटर का स्क्रीन है और यहाँ पर हम मूवी देख रहे हैं। ओशन का क्या नज़ारा है ये, लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दोस्तों। ये व्यू तो मुझे लगता है कि और कहीं और किसी एक्वेरियम में मिलेगा आपको, बट दिस इज़ लाइक डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओशन, इसलिए यहाँ पर आपको इतना फ्रेश वाटर और इस टाइप का व्यू मिल रहा है। कैसा लग रहा है आपको व्यू देख के? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ये अगर टंकी फट जाएगा ना तो मच्छी निकल जाएगा और हमको खा देगा। हे भगवान वो देखो वो क्वाई शार्क। 10-15 तो आराम से होंगे यहाँ पर, पूरा शार्क से बड़ा है। तो अंदर हमने जो व्हेल शार्क देखी थी दोस्तों, वो 1995 में पैदा हुआ था। उसका 30th एनिवर्सरी भी है, और वो टाइम पे जब वो पैदा हुआ था ना, उसका जो साइज़ था 4.6 मीटर, बहुत ही ह्यूज। अभी दोस्तों लास्ट में हम आए हैं एक सूवेनियर शॉप में, और यहाँ पे एक्चुअली मैं सभी को लूँगा, बट प्राइस इतना ज़्यादा है ना, मैं प्राइस देख के ही शॉक हो गया। बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा है लेने का। यहाँ पे आपको भी थोड़ा प्राइस दिखा दे दो, आपको भी थोड़ा हिलाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये नॉर्मल से प्लेट्स है। अब आप बोलोगे भाई ये तो बहुत सस्ती प्लेट्स होंगी, ये देख लो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 3000 येन। ये सिर्फ इतनों से बाउल का। ये छोटे छोटे जो कप है ना, ये ज़्यादातर जापानीज़ लोग इसमें सॉस लेके खाते हैं, सुशी वगैरह। ये देख लो 1500 येन। भाई साहब इतना महंगा है। यहाँ पर देख लो छोटे छोटे स्टैचू, मैंने आपको पिछले ओकिनावा के ब्लॉग्स में आपने देखे होंगे, रोड पे काफ़ी सारे लगे हुए थे। एक स्टैचू देख लो मिट्टी का बना हुआ है, ये भी ऑलमोस्ट 4000 येन का है। ये साइड में भी देखो छोटे छोटे प्लेट्स रखे हुए हैं खाने के लिए वगैरह, सबके प्राइस 4, 5, 8, 10 हज़ार ऐसे है। ये छोटा सा बाउल है, मेड इन ओकिनावा, ये भी 4000 येन का है। भाई रहने दो, यहाँ पे नहीं लेना है मेरे को। यहाँ पर कुछ किचन भी लगे हुए हैं, मेड इन ओकिनावा, और ना इसमें जापानीज़ में लिखा हुआ है, बट इन्होंने अच्छा कर दिया कि इन्होंने इसका ट्रांसलेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कोई कांजी है और उसका नीचे उन्होंने जो भी किचन आपको लेना है ऊपर लिखा हुआ, उसका मीनिंग इन्होंने नीचे दिया हुआ है। बट ये भी देख लो 1200 इनका है, 700 रुपये का ये एक किचन। और मैंने आपको बताया था ना ओरियन ओकिनावा में बियर बनता है, उसके टी शर्ट्स वगैरह बहुत बनते हैं यहाँ पे। देख लो चप्पलें भी बिकती है उसकी यहाँ पे ओरियन की। ये भी आई थिंक 2-3 हज़ार की आराम से होगी। बट ये देखो कैप भी है, बट हमें तो लेना नहीं। सॉक्स भी मिलते हैं उसके। एंड लुक एट हियर दोस्तों, पूरा ओशन व्यू यहाँ पर, क्या बात है। और ये देख लो इकिगाई दादाजी यहाँ पे आई थिंक मोर देन 100 ईयर्स के हो गए, और बढ़िया व्यू का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर। तो हमने अभी लिया है कुछ सूवेनियर्स यहाँ से। ये माला, हाय। जापान में ओमियागे का कल्चर होता है, यानी अगर आप कोई ट्रिप से कहीं जा रहे हो वापस बैक टू अपने घर पे, तो आप आपके दोस्तों के लिए, आपके ऑफिस कलीग के लिए कुछ स्वीट्स वगैरह इस टाइप से कुछ लेके जाते हो। ओमियागे बोलते हैं उसको। तो बस लोग यहाँ पे वही ट्रिप ख़त्म हो रहा है तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए अभी कुछ लेने के लिए। हमने हमारे लिए लिया है ओमियागे, कुछ बैग ली है और गले में पहनने के लिए। चलो निकलते हैं यहाँ से। ओकिनावा को भी लास्ट स्टॉप को बाय बाय करते हैं। अभी दोस्तों दिन के लास्ट स्टॉप पर अभी हम आए हैं केप मैनजामो। अगर आप गूगल कर लोगे तो ओकिनावा का वन ऑफ द लाइक आप टूरिस्टिक प्लेस बोल सकते हो, और वन ऑफ द बेस्ट सीनिक प्लेस है यहाँ का। जगह जगह से लोग यहाँ पे आते हैं। उसका टिकट ऑलरेडी हमारे क्लूब के इसमें इंक्लूडेड था, सो इट तो दिखाता हूँ आपको मैं व्यू यहाँ से। ये देखो दोस्तों, दिस इज़ केप मैनजामो, और ये ना हाथी जैसे दिखता है। थोड़ा मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको। इसका जो व्यू है ना, लुक्स लाइक हाथी। और व्यू देख लो यहाँ पे ओशन का। यार लोगों की बहुत गर्दी है यहाँ पे, भीड़ लगी पड़ी है। होता ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वो भी पता चल रहा है। ये देखो यहाँ से अभी देखो व्यू। आई होप हम वहाँ पे स्टॉप पे जा पाते, बट इन्होंने वहाँ पर एंट्री, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है ना, तो वहाँ
पे नहीं जाने देते, बस यहीं से देखो उसको। The next day. ये बंदे के पास में चेंज नहीं थी, तो ये फैमिली मार्ट में जाके चेंज लाया है यहाँ पर बस में देने के लिए। तो ओकिनावा में ना ऐसे होता है, टोक्यो का पूरा फुल अपोजिट। पहुंच चुके हैं हम नाहा एयरपोर्ट ओकिनावा के, और जो हमारा ट्रिप था ओकिनावा का वो ख़त्म होने को आ चुका है, और हमारा अभी फ़्लाइट वहाँ से अभी बोर्ड होने वाला है टोक्यो के लिए। तो अभी तक भी चुका हूँ मैं, क्योंकि अर्ली फ़्लाइट है हमारी, तो अभी बस सीधा जाते हैं टोक्यो में। तो फाइनली दोस्तों हमारा ओकिनावा का जो ट्रिप था वो ख़त्म हो चुका है, और हम ओकिनावा से टोक्यो भी आ गए हैं, और अभी दोपहर के 12 साढ़े 12 बज रहे, लंच टाइम हुआ है, और मेरा बैक टू जो नॉर्मल लाइफ होता है, ऑफिस लाइफ, वो भी अभी स्टार्ट हो गया है। तो ओवरऑल ओकिनावा का जो ट्रिप था वो बहुत ही बढ़िया था। जिन लोगों ने पूरा ओकिनावा के व्लॉग्स देखे उनको रियली थैंक यू, और जिन लोगों ने अभी तक पूरे व्लॉग्स नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर ओकिनावा के सारे जो व्लॉग्स है जाके ज़रूर देखिएगा। आपको एक टोक्यो का और जो अलग एरिया होता है जैसे कि आप ओकिनावा, आपको दोनों में डिफरेंस क्या है वो ज़रूर इन व्लॉग से पता चलेगा। तो जब मैं ओकिनावा में ट्रैवल कर रहा था तब मुझे एक चीज़ वहाँ पे लोगों की नोटिस मैंने की, जो कि उनकी सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग लाइफ है ना। वो इतने सिंपल तरीके से अपना लाइफ जीते हैं। टोक्यो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड बैग्स और मेकअप एंड ऑल। अगर आप टोक्यो के स्टेशन पे भी जाओगे तो बहुत ही फैशनेबल लोग ज़्यादा दिखेंगे। बट जब मैं ओकिनावा में ट्रैवल कर रहा था तो वहाँ पे जो लोग देखे एकदम सिंपल लोग, नो ब्रांड नथिंग, एकदम सिंपल तरीके से रहना, सिंपल कपड़े पहनना। और वहाँ पे लोग जैसे टोक्यो में अगर आप देखोगे मेरे बगल में कौन है क्या है पता नहीं, कोई आपको नाम तक नहीं पूछेगा। वहाँ पे लोग आपसे बातें करेंगे। मैं वहाँ पे छोटे छोटे गाँव में ट्रैवल कर रहा था तो लोग खुद से मुझे आके बातें कर रहे थे, मुझे घर में बुलाया, ऑफ़र किया ड्रिंक। तो ऐसे वहाँ पे लाइफस्टाइल जो होता है बहुत ही सिंपल है। और दूसरी बात ये, उन लोगों से मैंने एक चीज़ सीखा है कि पर्पस लाइफ में होना ज़रूरी है। सुबह उठ के उनके खेतों में पानी डालना क्यों ना हो, क्योंकि उनके घर के बगल में छोटा सा खेत वगैरह होता है, गार्डन होता है, खुद के पेड़ वो लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, और वही वो ऑर्गेनिक सब्जियां घर पे खाते हैं। तो उनके लिए वही पर्पस है लाइफ का कि सुबह उठ के जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको एंजॉय करना है। साथ ही में मोई कल्चर भी है, अपने वहाँ पे दुख वगैरह जो होते हैं आसपास पड़ोसी को बैठ के बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ऐसा लाइफ वहाँ पे जो था टोक्यो से, मैं तो यहाँ पे तो पता है आपको रोबोटिक लाइफ होती है यहाँ पर। बस सुबह उठो, काम करो, काम करते करते शाम कब हो जाती है, रात कब हो जाती है पता नहीं चलता। बट स्टिल आई ट्राई टू मैनेज टू डू डिफरेंट थिंग्स अपार्ट फ्रॉम माई जॉब। बट वहाँ पर ऐसा मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। लाइफ वहाँ पे एकदम स्लो हो जाती है। स्लो इन द सेंस आप हर मोमेंट को जी पाओगे। यहाँ पे सुबह से शाम कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा, बट वहाँ पर एवरी मिनट एवरी आवर आपको फील होगा कि यू आर लिविंग योर लाइफ विथ पर्पस। और दोस्तों लाइफ में ब्रेक लेना ज़रूरी है। भले आप देश के कोई भी कोने में रहो, आप जॉब करो, स्टूडेंट रहो या आपका जो भी काम हो, आपने लाइफ में छोटा सा ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। और ये जो मेरे लिए कुछ टाइम का जो ब्रेक था मेरे काम से, जिम से, वो मुझे एक, आप बोल सकते हो मेरे लिए एक डिटॉक्स था। तो आप भी अगर अभी स्टूडेंट हो, ऑफिस जा रहे हो या फिर आपका बिजनेस है, आप छोटा सा एक दिन का क्यों ना हो या मिनिमम 1 वीक का क्यों ना हो, आप आपके आसपास के एरिया में घूमो, कहीं और देश घूमने जाओ, फिर अपने देश में ही किसी स्टेट में घूमने जाओ या किसी अपने आसपास के एरिया में थोड़ा ट्रैवल करो, लोगों से मिलो, बातें करो। तो वो ब्रेक बहुत ज़रूरी है। उससे आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलेगा। जब आप बैक टू आपके वापस काम में आओगे या पढ़ाई करने के लिए वापस आओगे तो आपको एक अलग सी एनर्जी मिलेगी। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि ज़रूर आप आपके लाइफ में छोटे छोटे ब्रेक ज़रूर लिया करो। और ऐसे ही आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।